जो बड़े उद्योग होते हैं उनके लिए अभी तक मुख्यतः किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने ज़ाहिर तौर पर आती है? देखो, जो बड़े उद्योग होते हैं उनकी समस्याएं डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल। बड़े उद्योगों को क्या चाहिए, वो चाहते हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी अच्छी मिले। कुछ लोगों को जैसे ये लगता है कि राजस्थान मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ठीक है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से कई लोग असमंजस में आ जाते हैं। हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर सारे स्टेट्स को देखा जाए हिंदुस्तान को, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास है बिल्कुल। और लाखों हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिसमें खेती नहीं हो रही। वहाँ पर आप क्यों ना उद्योगों को फ्री ज़मीन दे के उद्योग लगवाएं। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी में हमेशा नित नए एक नए गेस्ट से हम आपको रूबरू करवाते हैं। और आज जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो अपने आप में बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए ट्रेड और इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसकी ग्रोथ अगर होगी तो ही स्टेट की ग्रोथ होगी। ऐसे ही EAR, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, उसके अध्यक्ष NK जैन साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट स्पेशल में। आप जहां तक देखते हैं, सुनते हैं कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं, लगातार नई बातें आ रही है, कई बार परेशानियां भी आती है। ऐसी सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही EAR को बनाया गया है। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जो है लगातार कई सालों से ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर वर्किंग पे है। सर से ही जानने की कोशिश करते हैं EAR के सफ़र के बारे में। सर, जानना चाहेंगे कब आखिर ज़रूरत महसूस हुई कि EAR की स्थापना? देखिए, EAR की कॉन्सेप्ट जो है वो जब स्टार्ट हुआ था 1964 में। जी जी। उस वक्त कमल नयन बजाज, जो राहुल बजाज के फादर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उस वक्त काफ़ी कुछ यूनियंस को लेबर यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं, यूनियंस को लेके काफ़ी कुछ इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम्स रहती थी, लेबर लॉज को लेके प्रॉब्लम्स रहती थी। कई बार स्ट्राइक्स हो जाती थी, कई बार फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती थी, कई बार फैक्ट्रियों में कुछ दिक्कतें भी आती थी। तो इन सब कॉन्सेप्ट को, इस फैक्ट्री स्मूथली रन करे, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की स्थापना की गई थी। और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर कमल नयन बजाज थे। अच्छा। जो कि प्रमुख उद्योगपति राहुल बजाज के फादर हैं, आप सभी जानते हैं। और उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए की थी कि राजस्थान में औद्योगिक शांति बनी रहे, राजस्थान में मजदूरों और मालिकों के बीच में मधुर संबंध बने रहे। क्योंकि ये पक्की बात है, जब औद्योगिक शांति रहेगी तो ही उद्योग अच्छे चलेंगे और तो ही मजदूर भी प्रॉस्पर होंगे। बिल्कुल। उद्योग चलेंगे तो ही वो चलेंगे और वो अच्छा काम करेंगे तो उद्योग चलेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो श्रमिक वर्ग है, आज श्रमिक दिवस भी है, उसकी मैं सभी श्रमिकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज के दिन आपने एक कॉन्सेप्ट चुना है जिसमें श्रमिकों की बहुत बड़ी बात होती है आज के दिन। तो सभी श्रमिक बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस मंच से कि आज का दिन है और आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि श्रमिक को मैं उद्योगों की धुरी मानता हूँ। बिल्कुल। उद्योगों का पहिया तब तक नहीं चल सकता जबकि उनके पास समर्पित श्रमिक नहीं हो, समर्पित मैनेजमेंट नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की स्थापना 1964 में की थी और पिछले साल हम उसकी डायमंड जुबली मना चुके हैं। आप उस प्रोग्राम में आए थे, आपने देखा होगा। हमारे यहाँ की जो डिप्टी CM हैं दिया कुमारी जी, वो भी उसमें आई थी और हमारे जो उद्योग राज्य मंत्री हैं KK बिश्नोई जी, वो भी आए थे। और लगभग 600 से ज़्यादा उद्यमियों ने पूरे राजस्थान से, बल्कि UAE के भी कुछ उद्यमी उसमें आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सफ़र 60 साल का जो रहा है एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का,
पहले हम लेबर लॉज को और लेबर को फोकस करके करते थे, लेकिन अब हमने टोटल इंडस्ट्री को फोकस कर लिया है। इंडस्ट्री की कोई सी भी समस्या हो, चाहे वो पीएफ से रिलेटेड हो, ईएसआई से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जमीन से रिलेटेड हो, स्टार्टअप से रिलेटेड हो, इनोवेशन से रिलेटेड हो, या और किसी भी तरह की कोई भी समस्या सरकार की पॉलिसीज से रिलेटेड हो, जो एमएसएमई पॉलिसी बनी है, जो उद्योग नीति बनी है, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी रिसेंटली बजट में आपने सुना होगा, एक घोषणा हुई थी एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की। तो ये डिमांड हम पिछले 5 साल से कर रहे थे लगातार केंद्र सरकार से, और हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की इस डिमांड को इस बार हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने मान लिया है। और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी बात सरकार ने सुनी, उसके लाभ देखे, उसमें जो निहित चीज़ें हैं। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत बड़ी बात है, जो लघु उद्योगों को आप क्रेडिट कार्ड देंगे उनको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सीधा वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लेंगे, जस्ट लाइक किसान क्रेडिट कार्ड। जब वो किसान फसल बोता है तो बीज के लिए, खाद के लिए पैसे कार्ड से ले लेता है, जब फसल काटता है, फसल बिकती है तो वापस चुका देता है। बिल्कुल उसी तर्ज पे हमने डिमांड की थी कि एमएसएमई के लिए भी एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बैंक एमएसएमई को फोकस नहीं करते हैं, उनका फोकस बड़ी इंडस्ट्रीज पे होता है। तो ये भी हमारा एक फोकस है, अलग से पूरा एक हमारा एमएसएमई सेल बना हुआ है जो लघु उद्योगों के लिए ही लड़ता है, लघु उद्योगों के लिए ही काम करता है और लघु उद्योगों के लिए ही नीति बनवाता है। तो इस तरह की जो चीज़ है जो लघु उद्योगों के लिए करना है, आप जानते हैं हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी कहा था कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग अगर गांव में पनपेंगे तो गांव से पलायन नहीं होगा और बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी देश से। तो इसको फोकस करते हुए हमने अलग से एक एमएसएमई सेल बना रखा है जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और केंद्र सरकार ने हमारी बात मानी, उसके लिए हम हमारे वित्त मंत्री जी को यहाँ से धन्यवाद भी देना चाहते हैं। नहीं, जाहिर तौर पे आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, 60 साल तक रेगुलर बेसिस पे आप लोग उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं उनको कंसिडर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सामने लेके जाते हैं। तो जाहिर तौर पे लंबे समय तक हम कह सकते हैं आप बने रहे हैं, तो केंद्र सरकार को भी जो है बात माननी ज़रूरी हो जाती है और वो भी कंसीडर करती है, आपकी बात को मानती है। सर, इसी में जानना चाहेंगे, अभी तक मुख्यतः आपने क्या देखा होगा कि जो भाई चलो एमएसएमई लघु उद्योगों के लिए सब चीज़ें हो गई, जो बड़े उद्योग होते हैं उनके लिए अभी तक मुख्यतः किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने जाहिर तौर पर आती है? देखो, जो बड़े उद्योग होते हैं उनकी समस्याएं डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल, बड़े उद्योगों को क्या चाहिए, वो चाहते हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी अच्छी मिले, हमें सुविधा मिले जब हम यहाँ आए राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए, या जो उद्योग चल रहे हैं उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े सैंक्शंस के लिए, उनके काम तरीके से हो, टाइम से हो, और उनका जो उत्पादन है वो बढ़े, किसी भी प्रकार के औद्योगिक अशांति उनकी कंपनी में नहीं हो, और कोई भी ऐसे लॉज नहीं बने नए, ऐसे नियम नए नहीं बने जिससे कि उनको कोई अड़चन झेलनी पड़े। कई बार ऐसे नियम बन जाते हैं, कई बार कुछ अधिकारी जो, अब बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ, एसी कमरों में बैठ के अगर नियम बनाए जाएंगे, ग्राउंड पर जाके नहीं देखा जाएगा, तो निश्चित रूप से इस तरह के नियम बने हैं जिससे कई बार तकलीफ भी होती है, और हमने उसका विरोध भी किया है, और विरोध करके सरकार को बताया भी कि ये चीज़ गलत है, इसको सुधारिए। एक ये अच्छी बात है कि इस बार जो हमें उद्योग मंत्री मिले हैं, जो मैं खास करके हमारा के विश्नोई जी के साथ काफ़ी संपर्क रहता है, उनकी खास बात ये कि जब भी हम कोई समस्या उनके पास लेके जाते हैं, बड़ी गंभीरता से उस समस्या को सुनते हैं और उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बट उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो बिजली महंगी है राजस्थान में, उस बिजली के लिए हम बराबर पॉइंट आउट करते रहते हैं सरकार को, क्योंकि जो बड़े उद्योग हैं, आप पूरे राजस्थान में एक भी स्टील इंडस्ट्री ढूंढे आपको नहीं मिलेगी, एक भी स्पॉन्ज आयरन की इंडस्ट्री ढूंढे आपको नहीं मिलेगी, जबकि कच्चा माल बहुत है हमारे यहाँ, आयरन ओर बहुत है हमारे यहाँ, पूरा खेतड़ी और नीम का थाना का बेल्ट आयरन ओर से भरा पड़ा है, लेकिन उस कच्चे माल का उपयोग हम नहीं कर पा रहे। उसके पीछे मुख्य रीज़न ये है कि हमारे यहाँ की बिजली बहुत महंगी है। हम बराबर सरकार को कहते जा रहे हैं कि आप बिजली की एक रेट फिक्स कर दें, 6 रुपये पर यूनिट, उसके हिडन चार्जेस सारे हटा दें, फ्यूल सरचार्ज हटा दें, और जितने तरह के चार्ज हैं, ड्यूटी वगैरह सब हटा दें। जब तक एक पर्टिकुलर रेट पे आपको बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनकी लाइफ लाइन बिजली होती है,
बिल्कुल। उनकी कॉस्टिंग में बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो यदि वो आपको सही दाम पर नहीं मिलेगी तो कोई भी बड़ा उद्योग राजस्थान की तरफ नजर करेगा नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला भी है और बिजली में 10% की छूट दी है 12 से 4 बजे तक अगर कोई बिजली का उपभोग करता है। लेकिन मैंने उनको फिर यही कहा है कि सिर्फ 12 से 4 बजे तक फैक्ट्री नहीं चलेगी, ये छूट नाकाफ़ी है, इसको बढ़ाया जाए। और कम से कम आज के समय में कोई भी उद्योग अगर वो अपने को ब्रेक इवन पॉइंट पे चलाना चाहता है तो उसको 12 घंटे अपना उद्योग चलाना पड़ेगा। मजदूर भी तभी खुश रहेगा जब उसको 8 घंटे का काम और 4 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा, तो उसके घर परिवार में पैसा ज़्यादा पहुंचेगा तो वो भी खुश रहेगा। तो 12 घंटे के हिसाब से उद्योगों को मानते हुए ये जो छूट आपने दी है 12 घंटे के लिए दीजिए। ठीक है, सोलर की बिजली आपको बहुत सस्ती मिल रही है, राजस्थान बिजली सरप्लस स्टेट बन चुका है, तो क्यों ना आप सस्ती बिजली उद्योगों को दें। इसमें समय क्यों लग रहा है डिसीजन लेने में, ये सोचना चाहिए उनको। इस तरह की छोटी छोटी हर्डल्स को आप दूर कीजिए, आप देखिए उद्योगों की लाइन लग जाएगी आपके पास, निवेशकों की कमी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, जाहिर तौर पे व्यापारी जो है, एक चाहे लघु व्यापारी की बात कीजिए या बड़े व्यापारी की बात कीजिए, कुछ जो फंडामेंटल समस्याएं हैं अगर उनका निराकरण हो तो उसके बाद निश्चित तौर पे जो है व्यापारी आकर्षित होते हैं, प्रदेश के अंदर आकर्षित होते हैं और विकसित होते हैं, विकसित करते हैं अपने कार्य को, अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपने बिजनेस को, जिससे आधारभूत जो विकास होता है वो भी लगातार। इसी के साथ सर हम जानना चाहेंगे, जैसे भी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी तो उसके अंदर भी आप लोगों का काफ़ी बड़ा रोल रहा, किस तरह का पूरा रहा इन्वेस्टमेंट समिट? देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट में करीब जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है काफ़ी लोग बाहर से आए, पूरी दुनिया से आए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरे दुनिया में डेलीगेशन लेके गए जी, लोगों को इनवाइट भी किया और एक रिकॉर्ड, आज तक का रिकॉर्ड बना, 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। बिल्कुल। अब एमओयू साइन होना एक अलग बात है, उस एमओयू को धरातल पे लाना एक अलग बात है। बिल्कुल। तो उसको धरातल पे कैसे लाया जाए, आज जितने बड़े निवेशक हैं उन सब का एक ही कहना है कि हमारा जो पैसा है वो हम जमीन में, महंगी जमीन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अच्छा। आप जब भी उद्योगों को देखेंगे तो उद्योग में जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है वो किस में होता है? मशीनरी में। बिल्कुल। क्योंकि मशीनरी आपको प्रोड्यूस करके देगी। जमीन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको डेड इन्वेस्टमेंट माना जाता है और कोई भी उद्योगपति सरकार से ये चाहता है कि कम से कम वो जमीन हमें फ्री दे। एक सिर्फ जमीन फ्री देने से आपका रेवेन्यू इतना बढ़ सकता है, आपके यहाँ रोजगार इतना बढ़ सकता है, आपके यहाँ निवेशक इतने आ सकते हैं और आपके एमओयू की जो सक्सेस रेट है वो इतनी बढ़ जाएगी कि शायद आप आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस पे अगर मान लीजिए इसमें कोई कानून की अड़चन है जमीन फ्री देने पे या कुछ, तो आप 1 रुपये टोकन पे दे दे, 1 रुपये मीटर पे दे दे। पहले जब आपने कोटा में जो बड़े बड़े उद्योगों को जमीन मिली हुई है, किसी को 700 रुपये में मिली हुई है, किसी को 500 रुपये में मिली हुई है, उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे या उद्योग मंत्री थे जो चाहते थे कि यहाँ उद्योग बढ़ें, उन्होंने इसी को देख के तो जमीनें उनको फ्री में दी। 1 रुपये मीटर फ्री होता है सर, क्या होता है? तो इस तरह की अगर कोई योजना सरकार लेके आती है तो जो इसका जो सक्सेस रेट है आपके जो एमओयूज का, ये एक ऐसी सीमा क्रॉस कर जाएगा कि आप शायद हिंदुस्तान में इतना सक्सेस रेट किसी स्टेट के पास नहीं होगा। इस पे विचार करना चाहिए सरकार। तो इसका इनपुट आपने दिया गवर्नमेंट को? बिल्कुल दिया है, मैं कई बार लिख के दे चुका हूं उनको कि जमीन के ऊपर आप गौर करो। तो अभी आपने देखा भी होगा कि जो नए इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च हुए हैं रीको के, उसमें जमीनों की दरें काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी तक कुल मिला के मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 300-400 उद्योगों को ही जमीन दी है, जबकि 35 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें तो हजारों उद्योग हैं। बिल्कुल। तो अगर इस तरह की कोई पॉलिसी चेंज करते हैं, जिन्होंने एक कैटेगरी भी बनाई थी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, प्लेटिनम कैटेगरी, तो जब वो कैटेगरी बनी थी तो हमने सोचा शायद गोल्ड और प्लेटिनम कैटेगरी जो बड़े इन्वेस्टमेंट वाले एमओयू हैं उनको शायद लैंड फ्री देगी सरकार, लेकिन उसमें ऐसी कोई योजना है नहीं। महंगी जमीन लेके कोई भी बड़ा उद्योग और महंगी बिजली लेके कोई भी बड़ा उद्योग राजस्थान का रुख नहीं करेगा। इसकी तरफ राजस्थान सरकार को पुनः सोचना पड़ेगा कि हम इसमें क्या परिवर्तन करें कि जिन्होंने एमओयू साइन किए हैं वो सक्सेसफुली अपने उद्योगों को यहाँ आके लगाएं और उसको यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा
मैं कहता हूँ जमीन का जो पैसा आप मांगते हो ना, यदि उद्योग सक्सेसफुल हो गया तो उससे 10 गुना रेवेन्यू आपको 3 साल में दे देगा। बिल्कुल। आपको जरूरत क्या है जमीन के पैसे लेने की, मेरे समझ में नहीं आता। एक खाली जमीन को और बिजली महंगी को लेके आप ये 2 चीज पे अगर सरकार फोकस कर ले तो आपका रेवेन्यू 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप एक बार करके तो देखो इसको, एक्सपेरिमेंटल करके देख लो। जैसे एमएसएमई क्रेडिट कार्ड को केंद्र सरकार ने एक्सपेरिमेंटल किया है पहले साल के लिए, 10 लाख उद्योगों को वो देंगे एमएसएमई क्रेडिट कार्ड। आप एक्सपेरिमेंटल करो कि जो बड़े उद्योग हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उनको जमीन फ्री और बिजली 6 रुपए में करके तो देखो एक बार। आप देखो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, कितना रोजगार बढ़ता है और कितना रेवेन्यू बढ़ता है आपका। जमीन की जो कीमत कम आएगी आपके पास और आपका जो बिजली की कीमत कम आएगी, उससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा। तो क्यों नहीं करते हो आप? बिल्कुल। सरकार को बिजनेसमैन की दृष्टि से सोचना चाहिए ना, जिसमें फायदा हो वो काम करना चाहिए। आप कानून की दृष्टि से और अफसरों की दृष्टि से मत सोचो, आप एक बार बिजनेसमैन की दृष्टि से सोचो किस चीज को करने में लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। निश्चित तौर पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन चीज़ों के अंदर सरकार को अपनानी चाहिए। जो व्यापार से रिलेटेड लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो ज़मीनी हकीकत जो है बयां करती है सरकार को। जो वो देखती है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जो व्यापारियों को प्रॉब्लम आती है या व्यापारियों की जो ज़रूरतें होती है, उन्हीं को EAR जो है सरकार के सामने रखता है, अवगत कराता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा, NK जैन सर, उनकी टीम जो EAR पूरी है, इनकी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, उनका इनपुट इतना अच्छा है। पिछले काफ़ी सालों के अंदर मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज एन पत्रकार, मैं देखता हूँ सारी चीज़ें कि जो औद्योगिक नीति होती है या फिर इन्वेस्टमेंट समिट्स जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो उनके अंदर खास तौर से इन्हें बुलाया जाता है, इनका इनपुट लिया जाता है, देन उसके बाद जो है पूरा पेपर वर्क किया जाता है। तो सर ये भी जानना चाहूँगा, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, वो बाहर बिजनेस करने जाना चाहता है, उसके लिए भी आप किस तरह से हेल्पफुल रहते हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। हमने अभी पिछले 2 साल से हम लोग बिजनेस डेलीगेशन लेके फॉरेन भी जाते हैं। इसमें हम वियतनाम जा चुके हैं, UAE जा चुके हैं, अजरबैजान जा चुके हैं। वहाँ के उद्योगों को विजिट करते हैं, वहाँ के जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनको विजिट करते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं वो विजिट करते हैं, वहाँ की सरकार उद्योगों को क्या क्या सुविधाएं देती हैं वो विजिट करते हैं, और वहाँ की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो देश तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी ना वहाँ, इसी वजह से कर रहा है। आज हम अजमान गए, वहाँ के किंग ने हमें खुला ऑफर दिया कि आप आइए, मैं जमीन फ्री देता हूँ, शेड फ्री बना के देता हूँ, आप आइए उद्योग लाइए मेरे यहाँ, मेरे उद्योग चाहिए। क्योंकि देखिए UAE में अब तेल और डीजल, जिसके पीछे, क्रूड के पीछे ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, अब उसका समय खत्म हो रहा है और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय आ रहा है। तो उन्हें भी पता है कि अब जो वो चीज़ खत्म हो रही है तो हमें कोई नई लाइन पकड़नी पड़ेगी, नए उद्योग लाने पड़ेंगे। जब नए उद्योग आएंगे तभी आपके यहाँ रोजगार बढ़ेगा, तभी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो जमीन फ्री दे रहे हैं, शेड बनाया फ्री दे रहे हैं, आप उद्योग तो लाइए उनके यहाँ। अजमान के शेख ने खुद हमारे डेलीगेशन के सम्मान में एक भोज दिया था और उस भोज में घोषणा की थी। उन्होंने अपने साथ उनके जो सेक्रेटरी थे उनसे मिलवाया, बोले कोई भी बात हो आप इमीडिएटली इनको कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती वो चीज? होनी चाहिए ना। अब वो डिसीजन ले सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। क्या राजस्थान को अधिकार नहीं है कि हम भी दुबई की तरह ग्रो करें, हम भी UAE की तरह ग्रो करें, हम भी वियतनाम की तरह इंडस्ट्रियों की झड़ी लगाएं राजस्थान में? हमें उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ेगा जो वो लोग अपना रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारे CM ने पूरे डेलीगेशन के साथ, उद्योग मंत्री के साथ, उद्योग के जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ दुनिया भर में दौरे किए थे इन्वेस्टमेंट समिट के लिए। निश्चित रूप से उन्होंने वहाँ की जो अच्छी नीतियां हैं, अच्छी पॉलिसीज हैं, जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनका अध्ययन किया होगा। जब अध्ययन किया तो उसको लागू भी तो करें। लागू करेंगे तो आप भी उसी स्पीड से ग्रो करोगे। अगर आप चाहते हो उस स्पीड से ग्रो करना तो उन चीजों को लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आप ये मत मानो कि वो देश बहुत बड़ा है, वो अलग है, कोई दूसरा देश बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। पॉलिसीज को आने में, पहुंचने में 1 सेकंड नहीं लगता है। गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, तुरंत मिल जाती है आपको। टेक्नोलॉजी, हर चीज अवेलेबल है। लेकिन जो चीज क्यों नहीं हो पा रही, उसके पीछे सरकार की नीतियां और पॉलिसीज होती हैं। आप बाहर गए, आपने बाहर की नीतियां देखी हैं, वहां की पॉलिसीज देखी, उनको अपने यहाँ लागू कीजिए। मैंने तो सिर्फ 2 ही पॉइंट बोले हैं, जमीन और बिजली। इन 2 पे आप
निर्णय ले लो, आप देखो क्या झड़ी लगती है आपके यहाँ उद्योगों की। 35 लाख करोड़ भूल जाओगे, ये 70 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। करके तो देखिए एक बार आप। निश्चित तौर पे औद्योगिक सोच के हिसाब से जो है सोचना चाहिए, राजनीतिक सोच के हिसाब से इसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सर ने यही बात कही कि आप एक बार करके तो देखो, इनिशिएटिव लेके तो देखो, उसके बाद सारी चीज़ें जो है आराम से हो जाएगी। सर इसी बीच एक चीज़ और थोड़ी सी जानना चाहूँगा मैं, कुछ लोगों को जैसे ये लगता है कि राजस्थान मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ठीक है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से कई लोग असमंजस में आ जाते हैं, कई चीज़ें रह जाती है। आप किस तरह से बताना चाहेंगे, ब्रीफ करना चाहेंगे कि व्यापारिक क्षेत्र की बात की जाए, इंडस्ट्रीज लगाने की बात की जाए तो उस हिसाब से भौगोलिक दृष्टि से भी सही है राजस्थान? सर राजस्थान का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर सारे स्टेट्स को देखा जाए हिंदुस्तान के, तो सबसे ज़्यादा जमीन हमारे पास है। बिल्कुल। और लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें खेती नहीं हो रही, जो या तो रेगिस्तान है या पथरीली है या बंजर है। तो वहां पर आप क्यों ना उद्योगों को फ्री जमीन देके उद्योग लगवाएं, सिवाय चक भूमि को आइडेंटिफाई करें और उद्योगों को दें। इतनी बड़ी जमीन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है राजस्थान के लिए। इसको कैश करना चाहिए इमीडिएटली, अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए और तुरंत निर्णय लेना चाहिए। तो आपके लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट हो गया, अदर स्टेट्स के अपर हैंड हो गया आपका। तो इसको क्यों नहीं सोचती है सरकार? आज सेमीकंडक्टर की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आपको पता है ना? और सेमीकंडक्टर के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी सब्सिडीज की और पीएलआई स्कीम की भी घोषणा की हुई है। उसके लिए अलग से बजट बनाया हुआ कई लाख करोड़ का। तो उस बजट को, उस सब्सिडी को लेने के लिए आप सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ लाइए। पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए बनाने के लिए, जमीन बहुत बड़ी चाहिए। अच्छा। फिर वही बात आती है कि वो इंडस्ट्री यहाँ क्यों आए। उसमें रोजगार बहुत जबरदस्त है क्योंकि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। और अभी तक इंडिया अब आगे कदम बढ़ा चुका है सेमीकंडक्टर में। बड़े बड़े ग्रुप हैं जो वेदांता वाले हैं या जो टाटा वाले हैं, ये लोग सेमीकंडक्टर में कदम रख चुके हैं। और गुजरात में उन्होंने जमीनें लेके काम शुरू कर दिया है। राजस्थान में क्वार्ट्ज मटेरियल जो होता है सेमीकंडक्टर के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे यहाँ की जो क्वार्ट्ज की क्वालिटी है वो 99.9% सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जिसमें से सिलिकॉन बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छा कम कीमत पे निकल सकता है। फिर वही बात है कि रॉ मटेरियल तो यहाँ उपलब्ध है, इंडस्ट्री नहीं है। वही बात, इंडस्ट्री को लाने के लिए कुछ तो निर्णय लेने पड़ेंगे आप। निश्चित तौर पे देखिए, ये जो बातें हैं, एक खुला दिमाग, खुली सोच, खुले व्यापारिक सोच वही व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतने समय से जो EAR सर चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है सर आपकी। और ये आपका ही मतलब हम कह सकते हैं एक वाइड एंगल है देखने का, चीज़ों को, व्यापार जगत को देखने का, राजनीतिक क्षेत्र को देखने का, डेवलपमेंट को देखने का, खास तौर से जिसमें प्रदेश का भी डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्रीज़ का ही डेवलपमेंट हो। सर जाते जाते हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे राजस्थान के लिए, राजस्थान के व्यापारियों के लिए, राजस्थान के यूथ के लिए, किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगा जो राजस्थान की अफसरों की लॉबी है उसको, हाँ बिल्कुल IAS जो पॉलिसी निर्माता हैं, जो जरूरी पॉलिसी बनाते हैं। एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान एक ऐसा संगठन है जो आपको सकारात्मक सुझाव देता है। हम कभी भी धरने में, प्रदर्शन में, हड़ताल में इसमें विश्वास नहीं रखते। हम आपको सकारात्मक सुझाव देते हैं और जो संगठन आपको सकारात्मक सुझाव देते हैं उनकी बात मानिए, उनकी बात में दम है। क्योंकि हमें भी 50-50 साल हो गए उद्योग चलाते हुए, निश्चित तौर है ना। 2 साल बाद मुझे 50 साल हो जाएंगे अपना उद्योग चलाते हुए। तो हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, धूप में बाल सफेद नहीं होते सर, ये डाई किए हुए बाल है वैसे सफेद है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, उसको आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में लीजिए और उनके सजेशन पे गौर कीजिए, उन सजेशंस को आगे बढ़ाइए। आज सोलर का इतना बड़ा फील्ड है, तो आपके सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा फील्ड है, आयरन में जो स्पॉन्ज आयरन है उसका इतना बड़ा फील्ड है। ये सब इंडस्ट्रीज अगर यहाँ आती है तो आपके जो बेरोजगारी की समस्या वो खत्म हो जाएगी। आप इन सब चीज़ों को गौर करते हुए निर्णय लें। अच्छी इंडस्ट्रीज को, अच्छे लोगों को आपके एडवाइजरी पैनल में रखें। आपका जो थिंक टैंक है वो सिर्फ अफसरों का नहीं हो के अच्छे जो अनुभवी उद्योगपतियों का भी होना चाहिए। जो हम 40-40 साल से ग्राउंड पे फैक्ट्री चला रहे हैं, हमें पता है असली समस्या क्या है। और सबसे बड़ी बात, अपने जो उद्योग राज्य मंत्री है वो खुद भी फैक्ट्री चलाते हैं, वो एक्सपोर्टर भी है, उनको भी काफ़ी समस्या पता है।
पर उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक चैनल होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल। उस चैनल को आप अच्छे लोगों के लिए एक थिंक टैंक बनाइए उसके लिए, और उसको लागू कीजिए, उसको सर्वाधिकार दीजिए, हर चीज का अधिकार दीजिए कि यहाँ से जो सजेशंस आएंगे उनको लागू करना ही करना है। तो राजस्थान इस स्पीड से ग्रो करेगा और यहाँ के उद्योग इतने सफल होंगे, यहाँ के ट्रेड इतने सफल होंगे, और एक तरीके से सुख और समृद्धि राजस्थान में आएगी, जो कि राजस्थान के व्यापारियों का सबसे पहला ध्येय होता है। हम सुबह उठते लक्ष्मी की पूजा करते हैं और हम उनसे क्या मांगते हैं, लक्ष्मी और गणेश से सुख और समृद्धि दीजिए और विघ्नों को दूर कीजिए। इस लाइन पर अगर राजस्थान सरकार काम करती है तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया ग्रोथ करने का समय दूसरा नहीं मिलेगा राजस्थान। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, एक बहुत अच्छी बात जो है सर ने कही है कि अभी तक नीति निर्धारक या पॉलिसी बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ सरकारी उपक्रम से संबंधित लोग होते हैं। व्यापारी जगत अपनी संस्था बना के खुद अपनी समस्या लेके, खुद एप्लीकेशन लेके सरकार के दरवाजे जाता है, सरकार को चेताता है, उसके बाद सरकार गोल में सम्मेलन करती है, बैठाती है, चाय पिलाती है, समस्याएं सुना के भेज देती है। इसके उलट क्या होना चाहिए कि एक पूरी लॉबी जो व्यापार कर रही है, जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी उनको लीड कर रहे हैं, उन उद्योगपतियों को साथ लेना चाहिए। उनकी एक फोरम सरकार को बनानी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे उनका एक तरीके से सिस्टम इस तरह का बैठाना चाहिए कि किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो सरकारी संबंधित व्यक्ति हो जाता है, उसी से मिले, उसी से अपनी बातचीत करे और उसी को सारी अपनी परेशानियां बताए। तो व्यापारी को, उद्योगपतियों को जो है सरकार को अपने साथ लेना चाहिए। एक थिंक टैंक जो सर ने नाम दिया है, इसको जो है इस पे विचार विमर्श जो है सभी अधिकारियों को करना और सरकार को करना बहुत मैं 4 लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे मौका दिया सर, और मेरी बात आगे तक आप निश्चित रूप से पहुंचाएंगे सरकार तक, मैं मानता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी सर, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। बस लास्ट में 4 लाइन जरूर बोलूंगा सरकार के लिए और अधिकारियों के लिए। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल, तू इतिहास पलट कर चल। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, इसमें भी पॉजिटिविटी जो है सर की पूरी लाइनों के अंदर दिखी है। बहरहाल हम फिर मिलेंगे लोकमत राजस्थान में एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।